इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 13 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में, उसका डिटेल में मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में बताता हूँ। जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 बचता है। मान लेते हैं वो संख्या n है और इसे 45 से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आता है ये कहा गया है कि ये 28 है। जब उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये पहले 45 से डिवाइड हो रहा था, अब कह रहा है कि ये अगर 15 से डिवाइड हो तब शेषफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। ऐसे केसेस में आपको देखना है कि ये नंबर जो पहले 45 थी, अगर ये नंबर इस 15 से डिवाइड हो जाती है तो इसे भी हम, ये जो रिमाइंडर आया है, पहले जो रिमाइंडर बच रहा था, इसे हम 15 से डिवाइड करेंगे और यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो इसका अब एक्चुअल रिमाइंडर हो जाएगा जब 15 से उसे डिवाइड करेंगे। तो अगर इसे हम देखें 15 से डिवाइड करें 45 को, तो ये 45 तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो रिमाइंडर आया है 28, इसे भी हमें 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां से जो रिमाइंडर आएगा ये आ जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर जब हमें 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा या कहें शेषफल प्राप्त होगा। तो 28 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15 एकम 15, 13 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बराबर होता है। तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। मान लेते हैं कोण है ए, बी और सी। दो कोण, पहले दो कोण ले लें। तो ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है कि ये है सी। और त्रिभुज में तीनों जो कोण होंगे उसका जो एडिशन होगा, योग, ये होगा 180 डिग्री के। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा 180 डिग्री। तीसरा कोण हमें फाइंड करना है, तो तीसरे कोण के टर्म में हम वैल्यू रख दें। तो a प्लस बी की वैल्यू c है, तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह c रख दें। तो c प्लस सी, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो c की वैल्यू निकाले तो 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो c की वैल्यू इसमें पूछी गई थी 90 डिग्री, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे काम करके, 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके और 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में कोई काम को पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह काम पूरा करने में कितना समय लेगा, ये फाइंड करना है। तो पहले इसमें निकालने की कितना उसने काम किया है। तो 5 दिनों के लिए उसने 4 घंटे काम किया है। तो टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क 5 दिन के लिए 4 घंटे, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 घंटे। टोटल काम जो किया है उसने 20 घंटे किया है। और देखें तो 5 दिनों के लिए उसने 5 घंटे काम किए हैं। तो 5 दिन गुणे 5 घंटे, ये हो जाएगा 5 बचे 25 घंटे आवर्स होगा। और इसमें और काम जोड़े कि वो कितने घंटे उसने काम किए हैं। तो 5 दिनों के लिए उसने 6 घंटे काम किया, तो 6 पंचे 30, 30 घंटे उसने और काम किया है। और इसमें पूछा गया है यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो काम पूरा करने में कितना समय लेगा। तो टोटल यहां से घंटे निकालें कि कितना घंटे काम किया था पहले। 20, 25 हो जाएगा 45, 45 और 30 हो जाएगा 75, 75 घंटे। और अब कहा गया है कि 8 घंटे तो उसने काम कर रहा है और आधे घंटे का लंच ब्रेक ले रहा है। तो टोटल काम कितना करता है एक दिन में। तो काम करेगा, 8 में से आधा घटेगा तो 7.5, 7.5 घंटे। कितने दिन काम करना पड़ेगा तो वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये x है, तो 7.5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। 10 दिन उसे काम करना पड़ेगा, 7.5 घंटे, मतलब कि 8 घंटे और आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ बराबर है, किसके बराबर है, ये फाइंड करना है। तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x
वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया नहीं हुआ, मान लेते हैं सीपी है, कॉस्ट प्राइस, और ये इक्वल दिया हुआ है कि वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वाई वस्तु है और विक्रय मूल्य भी नहीं है, तो ये हो जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। और 25% का लाभ बराबर है दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का इसमें हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन में, तो एक्स इज टू वाई का रेशियो इसमें फाइंड करना है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो x अपॉन वाई, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इसमें दिया हो कि 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125, 25% बढ़ा दें कॉस्ट प्राइस में तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अलग से मैं लिख देता हूं इसको पहले। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें 25% का लाभ से, तो 100 में 25 जुड़ेगा तो 125, परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, और ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से, तभी ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। तो एसपी अपॉन सीपी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से 25 से डिवाइड करें तो ये 5, 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, तो 5/4 ये आ जाएगी एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू। अब यहाँ पे हम रख दें तो एक्स अपॉन वाई ये आ जाएगा 5/4। तो अगर हम रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 5:4, और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू चाहिए इसमें, तो अगर हम इसे ओपन कर लें तभी हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओपन करें इसे तो ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 2, और बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 2 ए बी, और ये इक्वल हो जाएगा 19 प्लस 6 रूट 2 के। इसमें दो पार्ट है, एक है रेशनल पार्ट है और एक है इरेशनल पार्ट। तो रेशनल पार्ट या कहें परिमेय संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या के इक्वल होगी, क्योंकि यहां से ये होगा परिमेय संख्या, और ये रूट 2 जो दिया हुआ है ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इसका जो पार्ट होगा अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या के इक्वल हो जाएगी। अब यहां से हम इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर दे, तो 2 अंडर रूट 2 ए बी की वैल्यू हो जाएगी 6 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 2 से इसे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 3, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3, ए बी की वैल्यू 3 आ गई, एक इक्वेशन ये बन गया। अब यहां से हम देखें तो जो परिमेय संख्या वाला पार्ट है ये है ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 19 के, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें इसमें लेना पड़ेगा ऑप्शंस की हेल्प। तो पहला ऑप्शन ले लें, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू अगर हम 2 रखें, ए की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो इक्वेशन 1 से निकालें, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर आ जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इसमें रखें इक्वेशन 2 में रखें तो बी की वैल्यू जिसमें दोनों में सेम आएगी इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर हम इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू रखें तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा 15, तो बी स्क्वायर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 15/2, 15/2, तो यहाँ से 3/2 तो वैल्यू नहीं आएगी बी की, यहाँ से 3/2 वैल्यू नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 चेक करें, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखें, तो ए की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में 3 रखें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 में रखें तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 19, 9 इधर जाएगा तो 2b स्क्वायर ये आ जाएगा 10, और b स्क्वायर 5 हो जाएगा तो b की वैल्यू जो आएगी यहाँ से ये आ जाएगी अंडर रूट 5, जो कि यहाँ से और यहाँ से इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 चेक करें, तो a की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ से देखें तो b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। इक्वेशन 2 में रखें तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 19, एक इधर जाएगा तो 18, और 2 से कटेगा तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू 3, यहाँ से भी 3 आ रही है b की वैल्यू और यहाँ से भी आ रही है, तो यही जो इक्वेशन होगा, यही जो a की वैल्यू होगी यही सेटिस्फाई करेगी, यही ऑप्शन 3 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। एक लैपटॉप की कीमत 27,000 रुपए है। 2 साल की इस विस्तारित वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यदि पूरे लैपटॉप पर
6% जीएसटी का भुगतान करना होगा, तो लैपटॉप की अंतिम लागत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 27,000 रुपए का लैपटॉप है, 27,000। कह रहा है कि विस्तारित वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो 15% इसमें बढ़ा दें, तो 100 में बढ़ेगा 15 तो ये आ जाएगा 115, परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। अब 6% इस पर जीएसटी और लग रही है, तो 6% और बढ़ाना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इस पर 6% और बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 106 और ये 100 से डिवाइड, क्योंकि ये परसेंट में है तो ये आ जाएगा 100 से डिवाइड। अब इसे सॉल्व कर लें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो जाएगा और 0 से ये 0 कैंसल हो जाएगा। 2 से इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 23। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 27 गुणे 23 गुणे 53, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 27 का मल्टीप्लाई कर दें 53 में, तो 27 से 81, 8, 27 पंचे 135, 135 और 8 143, ये आ गया। और 23 से अभी और हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो अब 23 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 23 एकम 23, 2, 23 दिया 69, 2 71, 7, 23 चौके 92, 92 और 7 हो जाएगा 99, 9 हो गया। 23 एकम 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 32,913। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राम ए पर है, श्याम बी पर है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये राम है यहाँ पर और यहाँ पर श्याम है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो श्याम की गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है S1 अपॉन S2, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम 2 अपॉन टाइम 1। 1 और 2 क्या है, पहले को अगर हम राम मान लें, दूसरे को हम श्याम मान लें, तो ये हो जाएगा इसका स्पीड और टाइम। तो स्पीड राम की दी हुई है 40, तो यहाँ पे 40 रख दें। स्पीड को हमें फाइंड करना है श्याम की, तो यहाँ पर S2 लिख दें। और टाइम जो है, ये कह रहा है कि जो दूसरा टाइम इसमें क्या है, 8 घंटे वाला, जो कि श्याम को पहुंचने वाला समय लगता है। तो 8 और पहला टाइम क्या है इसमें, राम वाला, तो ये आ जाएगा 2। अब इसे सॉल्व कर लें, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4 और 40 बटे S2, स्क्वायर रूट से 4 निकलेगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से S2 की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये था किलोमीटर प्रति घंटे में, दिया जाएगा। और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक आयत की परिधि और लंबाई का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि आयत का क्षेत्रफल ये है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो परिधि और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयत की परिधि ये होती है 2l प्लस बी, और इसके लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 5:1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2l प्लस 2b और ये हो जाएगा 5l के। तो इधर ले आए तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 3l के। और इसका आयत का जो क्षेत्रफल है, ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है l इंटू बी, और ये दिया हुआ है 216 के, तो 216 के इक्वल। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम l के टर्म में b की वैल्यू रख दें। तो b की वैल्यू यहां से रखें तो 3/2 l रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख दें, तो l इंटू 3/2l इक्वल टू हो जाएगा 216 के। 3 से इसे डिवाइड करें, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा l स्क्वायर, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 144। तो l की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 12, और ये था सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वोटों का 75% मिला। यदि कुल वोटों में से 15% अवैध घोषित किए गए और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या क्या है, ये फाइंड करना है।
तो कुल वोट हैं 5,60,000 और ए को कितना मिलता है? कुल वोट का 75%, तो 75% इसका निकालें तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया कि कुल वोटों का 15% अवैध घोषित किया गया है। तो इसमें से 15% हमें कम करना पड़ेगा, तो हमें ए के उम्मीदवार के जो वोट मिला है वो फाइंड हो जाएगा। तो 15% कम कर दें, तो 100 में 15 कम होगा तो 85 और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। तो 25 से इसे डिवाइड करें 3, ये डिवाइड होगा तो 4, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 14 और ये आ जाएगा 2 जीरो। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14 थी 4200 गुणे 85। तो मल्टीप्लाई करें 42 और 85 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 1, 4 पंचे 20, 8 दूनी 16, 36 और 1 ही हो जाएगा 37, 3 बचेगा, 8 चौके 32 और 3 35, 3570। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3570 और ये 2 जीरो पहले था, 2 जीरो ये लग जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,57,000। इतने वोट मिलेंगे ए को। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 होना है, तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या है? ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं हुआ है कि हाँ ये कितना दूध है कितना पानी है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये बकेट में दिया हुआ है, बाल्टी में, सभी में बाल्टी में दिया हुआ है। तो एक बाल्टी में कहा गया है, तो एक बाल्टी में दूध और पानी इतने अनुपात में है, तो मान लेते हैं कि एक ही बाल्टी में जो मिश्रण है पूरा भरा हुआ है। तो एक बाल्टी का माने बाल्टी या कहें बकेट में 2:1 के अनुपात में है। दूध जो है मिल्क मिल्क जो है 2 अनुपात में है और पानी जो है 1 के अनुपात में है। तो अगर हम मिल्क निकालें बकेट के रूप में, तो दूध कितना होगा? 2/3, क्योंकि 2 भाग उसका दूध का है और 1 भाग पानी का है, तो टोटल भाग 3 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा बकेट में। और वाटर का निकालें, अगर 2/3 दूध है तो 1/3 भाग बाल्टी का पानी होगा। अब इसमें कहा गया है कि यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 होना चाहिए, तो कितना और पानी उसमें मिलाया जाना चाहिए? और नया जो अनुपात होना चाहिए, ये होना चाहिए 1:2। और पहले दूध इसमें था, 2/3 बाल्टी इसमें दूध था और इसमें हमें पानी मिलाकर ये अनुपात बनाना है। तो मान लेते हैं ये है x बाल्टी इसमें पानी मिलाया जाता है। तो अब इसे सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 1/3 प्लस x और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4/3। तो x की वैल्यू यहां से निकालें तो 4/3 में से 1/3 घटेगा, ये आ जाएगा 1। तो 1 जो आया ये आएगा बकेट। तो पानी जो मिलाना चाहिए वो मिलाना चाहिए 1 बकेट, और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ये भुजाएं दी हुई हैं 3x + 2, 5x + 4 और इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो इसकी भुजाओं के बीच न्यूनकोण का मान डिग्री में क्या होगा ये फाइंड करना है। परिमाप 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज का भुजा दी हुई है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा ये हो जाएगा 3x + 2 जो भुजा दी हुई है, प्लस दूसरी भुजा 5x + 4 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा परिमाप। और परिमाप 44 है तो ये हो जाएगा 44 के इक्वल। अब यहां से हम सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 3 और 5 8x और 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 22। तो 6 इधर जाएगा, तो 8x = हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां से हम भुजाएं निकाल सकते हैं, तो एक हो जाएगी 3x + 2, तो 2 वैल्यू रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, एक भुजा 8 आ गई। और दूसरी निकालें 5x + 4, 5 दूनी 10 और 4 14, एक भुजा 14 आ गई, दूसरी आ गई 8। और इसमें क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। न्यून कोण इसमें हमें फाइंड करना है कि इन दोनों भुजाओं के बीच
क्या न्यून कोण बनेगा। तो एरिया होता है पहली भुजा D1, दूसरी भुजा गुणे साइन थीटा, जो बीच का कोण बनेगा वो आ जाएगा थीटा। भुजा आ गई 8, दूसरी भुजा आ गई 14, साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एरिया 64 है, 8 से डिवाइड करें तो 8, और ये 2 से डिवाइड करें तो 7, ये 2 से डिवाइड होगा 4, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/7, 4/7 आ गई। अगर ऑप्शन में देखें तो ये बीच के कोण दिए हुए हैं कि किसके बीच ये कोण बनेगा। तो 4/7 अगर हम 60 डिग्री की वैल्यू बात करें तो ये होता है √3/2, और √3 होता है 1.732, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8787 के लगभग आएगा। और ये वैल्यू देखें तो 7×5 = 0.5, और 50 हो जाएगा तो 7×7 = 49, तो ये आएगा 0.57, जबकि ये जो 60 डिग्री वैल्यू आएगी ये आएगी, तो इससे भी छोटी वैल्यू है, तो ये पड़ेगा बीच में बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री के, क्योंकि जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है 0.5, तो ये 0.5 और 0.87 के बीच है 0.57, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 2 करेक्ट। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल संख्या के रूप में उसके परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप तो ये हो जाएगा 2 × L + B, और ये इक्वल हो जाएगा L × B के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। इसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहां से हम वैल्यू रख दें, L की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 2, और L की वैल्यू रखें तो B + 3 + B, और इसे यहां भी रख दें तो L की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी B + 3 × B। आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4B, 4B, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, B यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो B² प्लस ये हो जाएगा 3B, तो एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा B², 4B इधर जाएगा तो -B, और 6 उधर जाएगा तो -6 = 0। तो इसे हम सॉल्व करें ये हो जाएगा -3B + 2B लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -6 = 0। B कॉमन लें तो B - 3 + 2 कॉमन लें B - 3 = 0, तो ये हो जाएगा B - 3 B + 2। तो B की वैल्यू क्या-क्या आएगी, एक आएगी -2 और एक आएगी 3, जो चौड़ाई होगी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 3। तो लंबाई यहाँ से निकाल लें, तो 3 तो इसकी वैल्यू आ गई B की, और 3 3 6 सेंटीमीटर, मीटर है सॉरी, तो मीटर आ गई। तो इसके विकर्ण का मान निकालना है, पूर्णांक भाग हमें फाइंड करना है। तो पूर्णांक भाग निकालना है विकर्ण का, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल ये हो जाएगा √L² + B², वैल्यू रख दें तो L की वैल्यू 6, तो 6 × 36, B की वैल्यू 3, तो 3 × 3 = 9, √45, तो ये हो जाएगा 45, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 9 × 5 = 45, तो 9 का अंडर रूट निकालें तो 3 √5, और 3 गुणे √5 की वैल्यू तो ये आती है लगभग 2.2 के लगभग, तो लगभग वैल्यू है ये, इसको मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 6.6 के करीब आएगी, और इसमें हमें पूर्णांक भाग फाइंड करना है, तो पूर्णांक भाग क्या है इसमें 6 है, दशमलव पार्ट हमें लिखना नहीं है, तो इसका जो पूर्णांक भाग आएगा यह आ जाएगा 6, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका न्यूनतम अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है, 47 67 और 11 123 का। तो अगर इसमें आप देखिए तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है काफी बड़ी दी हुई है, तो इसे आप अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से लगा सकते हैं। तो ये है करीब 5000 के, तो इसे 5000 लिख लें, और ये करीब है 11000 के, ये आ जाएगा 11000, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग में जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5/11, और अगर हम 11 को
10 के करीब देखें तो ये 10 के करीब है, तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग आएगी 1/2 के। अब जो भी ऑप्शन इसको सैटिस्फाई करेगा लगभग वैल्यू, वही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखें तो 3 से ये डिवाइड होगा तो 1/9 आ जाएगा। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है इसमें। और इसे देखें तो लगभग ये 18, तो 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1/6 के। ये भी बहुत दूर है। तीसरा ऑप्शन देखें तो 3, अगर इसे हम 12 मान लें तो 1/4 हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी दूर है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें 4, तो 3 और 7, तो ये है लगभग, अगर हम इसे 6 मान लें क्योंकि लगभग वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1/2 के। जो वैल्यू लगभग आई, ये आ गई 1/2 के। तो यही इसमें यहाँ से भी आया था। तो यही ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य है, वो फाइंड करनी है। तो 4 अंकों की संख्या में फाइंड करनी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इनसे विभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 20, 25 और 45 का 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, 25, 45। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये 5, ये 25, ये 45। और अब 3 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 25 और ये हो जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5, 5, 25 और ये 5। 5 से और डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1, 1, 5 और 1। फिर 5 से डिवाइड करें, तो ये सभी 1 हो जाएंगे। तो अब इसका एलसीएम ले लें। तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 900। तो एलसीएम आ गया इसका 900। और इसमें हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लें। तो 4 बार 9 हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है। अगर ये 900 से डिवाइड हो जाएगी, जो एलसीएम आया है इससे अगर हम डिवाइड करें और ये पूरी की पूरी अगर डिवाइड हो जाती है, तो यही वो बड़ी संख्या होगी जो इन सभी से डिवाइड होगी। तो इसे डिवाइड कर दें। अगर नहीं होगी तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या हमें फाइंड हो जाएगी। तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 900, ये हो जाएगा 99, एक 9 और उतरेगा, फिर एक बार जाएगा तो 900, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 99। 99 रिमाइंडर आ गया। अब इसमें से हम घटा दें 99, 100, 99 में से 99 घटेगा तो आ जाएगा 9900। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे ये सभी डिवाइड होंगे, ये आ जाएगी 9900। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक नंबर दिया हुआ है इक्वेशन में, तो ये क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 3√5 ऐसे लिख लें, प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 25, 25 गुणे 5 तो ये आ जाएगा 5√5 अपॉन 80 है तो 16 पंचे 80, तो स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा, √5 बचेगा यहाँ पे। अब इसे देखें तो 6√5 ये ऐसे ही रहेगा। 3 और 5 8 √5 हो जाएगा। 4 और 6 10 10 √5 हो जाएगा। √5 से √5 और 2 से इसे डिवाइड करें तो 4 और 2 से ये डिवाइड होगा तो 5। ये हो जाएगा 4/5 और 4/5 ये भिन्न में नंबर है, ये हो जाएगी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर ये हो जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। √4 का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या इनपरफेक्ट स्क्वायर है, तब भी जो नंबर आती हैं स्क्वायर रूट में वो आती हैं प्लस माइनस के साथ। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √2। तो यह तो वैल्यू होगी +2, यह होगी -2। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, उसका परिमाप 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण क्या होगा ये फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल 60 इकाई है, तो आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल, ये है 60। और परिमाप यहाँ पे 34 इकाई है, तो L प्लस बी 2 गुणे यहाँ पे और हो जाएगा, ये आ जाएगा 34 के इक्वल। तो 2 से इसे हम डिवाइड करें तो 17, तो L प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17। इसमें विकर्ण फाइंड करना है, तो विकर्ण होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें
तो इसको स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 289। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें रखनी है, तो एल बी की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं। तो एल बी की वैल्यू रखें तो 2 गुणे 60 तो ये आ जाएगा 120। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा 120 इधर आएगा, तो 289 में से 120 घटेगा तो ये आ जाएगा 9, 8 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 6 और 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 1। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा अंडर रूट 169, स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 13 और ये यूनिट में कुछ नहीं था, इकाई था तो ये आ जाएगा यूनिट। तो विकर्ण आ गया 13 यूनिट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660, 6900 को n से भाग देने पर शेषफल समान रहता है। तो n के अंकों का योग क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइंड करना है HCF। HCF फाइंड करना है, लेकिन ये जो दिया हुआ है कि अगर हम HCF जो इसका HCF आएगा उससे अगर हम ये 3 नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनमें जो शेषफल होगा वो समान रहता है। तो शेषफल समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो नंबर हैं इन्हें आपस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या कहें कि इन्हें आपस में घटा देंगे तो जो शेषफल होगा वो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4660 में से 1300 घटा दें तो ये जो नंबर आएगा ये हो जाएगा, इसमें अब कोई शेषफल नहीं होगा, 0 से 0 यह आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, यह आ जाएगा 3। ऐसे ही 6900 में से अब ये नंबर घटाएं 4660, 4660 ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। अब एक नंबर ये बनेगी, 6900 में से 1300 घटा दें, 0 0 6 और ये आ जाएगा 5। अब ये जो 3 नंबर आई हैं इनका HCF निकाल लें, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो HCF निकालने के लिए सबसे बड़ी नंबर ले लें 5600 और इससे जो छोटी नंबर है इसको ले लें, तो डिवाइड करें तो एक बार जाएगा 3360, ये 0, ये 4 और यहाँ पे आ गया 2, ये आ जाएगा 2, 2240। अब जाएगा नहीं तो 2240 से ये जो नंबर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे इसको हम डिवाइड करें तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 2240, 0 2 ये 1 और ये 1, 1120। अब इससे और नहीं जाएगा तो 1120 से अब हमें 2240 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 0। तो इसके कारण ये नंबर के कारण ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 0 आ गया, तो यही इसका HCF आ गया। HCF आ गया इन दोनों नंबर का, सॉरी इन दोनों नंबर का HCF आ गया। तो अब इसे भी कंबाइन करना है, तो ये जो HCF आया है 1120 इससे हम डिवाइड कर दें ये नंबर को, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इन कंबाइंड जो HCF आएगा यही हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 2240, 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो यही जो होगा 1120 ये सभी का HCF आ जाएगा 1120। अब इसमें पूछा गया है कि n के अंकों का योग क्या है, तो अंकों का योग हमें फाइंड करना है। तो 1 1 2 2 4 4 0 4, तो 4 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज की लंबाई धनात्मक पूर्णांक है, यदि इसकी दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मापी जाती है तो ऐसे अलग अलग त्रिभुजों की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। तो दो भुजा दी हुई है, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। तो अलग अलग त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं ये फाइंड करना है। तीसरी भुजा दी नहीं हुई है तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है ये हम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितने अलग अलग तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं और उनकी संख्या हम फाइंड कर लेंगे। त्रिभुज की विशेषता होती है कि अगर दो भुजाओं का योग करेंगे तो जो तीसरी भुजा होगी वो उससे हमेशा छोटी होगी। मान लें अगर तीसरी भुजा सी है तो ये जो सी होगी वो दो भुजाओं की योग से हमेशा छोटी होगी, और ये जो तीसरी भुजा होगी इन दोनों के अंतर से जो अंतर होगा, पहली दो भुजा का जो अंतर होगा उससे हमेशा
बड़ी होगी। जो ये भुजा होगी सी तीसरी भुजा होगी, वो उन दोनों के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। तो ए माइनस बी, तो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अब यहां से हम ये प्रॉपर्टी लगाकर वो निकाल सकते हैं कि सी जो तीसरी भुजा है, क्या क्या उसकी लंबाई हो सकती है, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो उतने ही प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर धनात्मक पूर्णांक है, जो तीसरी भुजा है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम सी की केवल वही धनात्मक पूर्णांक निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी, तो एक भुजा 6 है, एक है 3, तो आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा एक है 6, 3, तो 6 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 3। तो सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 9 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या-क्या वैल्यू हो सकती है? तो सी की वैल्यू हो सकती है 4, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है और 8 हो सकती है। तो कितनी यहाँ पे लंबाई आ गई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 लंबाई आ सकती है, तो 5 अलग-अलग तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि y का x%, तो y का अगर हम x% निकालें तो x/100, ये इक्वल दिया हुआ है z के y% के इक्वल दिया हुआ है। तो 100 से ये 100, y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू z आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में त्रुटि परसेंट क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक्चुअल क्या होना चाहिए? एक्चुअल होना चाहिए 5/2। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो ये होनी चाहिए 5/2x, और गलती से क्या हो गया, 2/5 से गुणा कर दिया। तो जो गलती से हुआ, रॉन्ग नंबर हुआ, ये हो गया 2/5, और x मल्टीप्लाई हो गया तो यह आ जाएगा 2/5x। इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो परसेंटेज एरर एक्चुअल माइनस रॉन्ग अपॉन एक्चुअल गुणे 100, इनमें इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 5/2x माइनस 2/5x अपॉन 5/2x गुणे 100। तो अब इसे सॉल्व करें तो 5×5 = 25, x माइनस 2 दूनी 4x अपॉन ये हो जाएगा 5 दूनी 10, अपॉन में आ जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा x गुणे ये 100 हो जाएगा। 10 और 5, 10 × 5 = 50, इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 25 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा 21x अपॉन, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा अपॉन में x गुणे 2 पहले ही था यहाँ पे, तो 2 से और मल्टीप्लाई, तो x से x कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पर 21 दूनी 42 दूनी 84, और ये था परसेंट में, तो ये आ जाएगा परसेंट, 84% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक संख्या दी हुई है, ये क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, परिमेय होगी, पूर्णांक होगी या अपरिमेय होगी, ये फाइंड करना है। तो अगर दशमलव के बाद नंबर देखें तो 1 1, फिर 2 1 है, फिर 2 3 है, फिर 1 2 3 4, फिर है 1 2 3 4 5। तो ये जो पैटर्न है, ये बन ही नहीं रहा है कि ये रिपीट हो रहे हो नंबर। नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब नंबर रिपीट नहीं होते हैं तो क्या होती है दशमलव के बाद? ये होती है इर्रेशनल नंबर या कहीं से अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी ने एक घोड़ा एक निश्चित कीमत पर खरीदा और उसे 8% की हानि पर बेच दिया। तो एक निश्चित कीमत पर खरीदा जा रहा है और उसे 8% की हानि पर बेच दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसे 1800 रुपए अधिक मिलते, पहले ये 8% की हानि पर बेच रहा था। मान लेते हैं अगर 100x में खरीदा है, तो 8% की हानि क्या हो जाएगी? 8 x से घटा दें, 8% घटा देंगे तो 8x यहाँ से कम हो जाएगा। तो 92x का बेच रहा है, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि हमने मान ली कि 100x में खरीद रहा है। तो 8% की हानि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 92x। अब कह रहे हैं कि यदि उसे 1800 रुपए अधिक मिलते, अगर इसमें 1800 रुपए और जोड़ दें, तो ये हो जाएगा, तो उसे 14.5% का लाभ होता। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, 14.5% का लाभ होता, तो ये हो जाएगा 114.5x। 14.5% इसमें बढ़ा दिया 100x में,
तो ये हो जाएगा 114.5 x। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सीपी इसमें हमें फाइंड करना है, ये हमें इसमें से फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें। तो 92x इधर ले आए इस साइड, ये हो जाएगा 1800, और 92 इसमें से घटाएं तो 14 और 8 14 8 22, 22.5 x। तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1800, और 22.5 को हम लिख सकते हैं 45/2, ये हो जाएगा। तो 45 से इसे डिवाइड करें तो 45 चौके 180, 40 आ जाएगा, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। x की वैल्यू 80 आ गई, और हमने cp जो मान रखी थी, ये मान रखी थी 100x। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो 80 गुणे 100, ये आ जाएगा 8000। 8000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त है, एक आयत के अंदर बना हुआ है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के साथ मेल खाता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो आयत का क्षेत्रफल कब निकल सकता है, अगर हम उसका लंबाई निकाल लें और चौड़ाई निकाल लें। और ये जो दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का जो व्यास है आयत की लंबाई के साथ मेल खाता है, तो मतलब कि जो लंबाई है, लंबाई हमें फाइंड करनी थी। लंबाई का यहाँ पे दिया हुआ है कि लंबाई जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू आर के, क्योंकि जो इसका रेडियस होगा, ये दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का जो व्यास है उसकी लंबाई के साथ मेल खाता है। तो मतलब कि जो अर्धवृत्त का व्यास होगा वो लंबाई के इक्वल होगा। और चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, जो अर्धवृत्त है वो आयत के अंदर है। तो एक अर्धवृत्त बना लें, कुछ ऐसा बनेगा। ये तो हो जाएगी उसकी लंबाई, और जो चौड़ाई होगी वो ये हो जाएगी, ये चौड़ाई ये हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी। तो ये जो दूरी होगी ये वाली, ये हो जाएगी चौड़ाई उसकी, और ये इसके अर्धवृत्त के हिसाब से क्या होगी, ये होगी इसकी रेडियस, त्रिज्या के। तो b इक्वल हो जाएगा r के, और l जो इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा 2r के, 2r के, क्योंकि ये व्यास के इक्वल है तो ये आ जाएगा 2r। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लें। तो क्षेत्रफल अर्धवृत्त का दिया हुआ है 1250 पाई। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये है 1250 पाई के इक्वल। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करें तो 1250 गुणे 2, ये आ जाएगा 2500। स्क्वायर रूट लें, ये आ जाएगा 50, और ये था सेंटीमीटर में, तो आर आ गया सेंटीमीटर में। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल चाहिए, एरिया, ये हो जाएगा l इंटू बी। तो लंबाई है 100, चौड़ाई है 50, ये आ जाएगा 5000, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x और y का जो अनुपात दिया हुआ है ये है, यदि x z से 20% अधिक है तो y z से कितना अधिक होगा ये फाइंड करना है। x का y के साथ अनुपात दिया हुआ 4:5, और x दिया हुआ है कि z से 20% अधिक है। यहाँ पे और कोई वैल्यू है नहीं, कुछ वैल्यू ऐसे दी नहीं हुई है, तो मान लेते हैं x 4 है तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन दी हुई है ये फॉलो कर ले हम। तो x z से 20% अधिक है, x जो है z से 20% अधिक है, तो 20 बढ़ा दें 100 में तो 120/100, और x 4 यहाँ पे निकाला गया तो 4 रख दें यहाँ पे, तो z की वैल्यू निकाल सकते हैं 120/100, 0 से 0, 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3। तो z की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10/3। z की वैल्यू आ गई 10/3, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो y z से कितना अधिक होगा ये फाइंड करना है। तो y 5 है तो y माइनस z निकालें तो ये हो जाएगा y 5 है और z है 10/3, और इसे हमें परसेंट निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10/3, और किससे निकालना था, z से।
तो जेड की वैल्यू 10/3 है, तो 10/3 परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कर लें, तो 5 ये 15, 15 में से 10 गया तो आ जाएगा 5/3, और ये 10/3 पहले था, 3 से ये 3 और 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2 गुणे 100 था ये, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 50। तो ये वैल्यू आ गई 50%। 50% आ गई, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 36 और n, इसका एचसीएफ और एलसीएम ये दिया हुआ है, 9 है और 180 है, तो n बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये फाइंड करना है। दो नंबर हैं, तो दो नंबर दिए हुए हैं, 36 है और n है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के। इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगा जो ये दो नंबर दिए हुए हैं। तो यहां से आप इनकी वैल्यू रख दें, 36 गुणे एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम 180 है, 36 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, तो एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 बचे 45, एन की वैल्यू आ गई 45, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं, दिया गया पाई चार्ट विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कॉलेज में कितने छात्र गणित पढ़ रहे हैं ये फाइंड करना है। तो गणित का अगर हम डाटा देखें तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये सभी डिग्री में है, और ये पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल है, तो सर्किल कितने डिग्री का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। तो मैथ का हमें फाइंड करना है, तो मैथ का है 60 डिग्री और टोटल कितना है 360 डिग्री, और टोटल छात्र निकालने हैं कि मैथ के कितने होंगे, तो टोटल छात्र 1800 हैं, तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। 60 ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6, 6 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 300, 300 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। उसी में का एक सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि यदि राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाए, राजनीति शास्त्र का जो विज्ञान है उसका पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाता है, तो इसका जो डिग्री में वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 12 डिग्री, 12 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। और कह रहा है कि छात्रों को इतिहास और जनसंचार के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है। इतिहास मतलब हिस्ट्री, और जनसंचार मीन्स होता है कम्युनिकेशन, इसमें वितरित किया जाता है। ये जो पाठ्यक्रम था राजनीति विज्ञान का, इसे बंद करके इन दोनों में बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। तो जनसंचार का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी ये फाइंड करना है। तो आधे आधे वितरित किए जाते हैं, कुछ छात्र, आधे छात्र उसमें चले जाते हैं इतिहास में, आधे छात्र जनसंचार में चले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से राजनीति विज्ञान के छात्रों की संख्या निकाल लें तो आधा जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो राजनीति विज्ञान के यहाँ पे 12 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 डिग्री, और टोटल कितना कोण बन रहा था 360 डिग्री का, और हमें स्टूडेंट की संख्या फाइंड करनी है, तो टोटल है 1800, तो 1800 से मल्टीप्लाई, 12 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30, 30 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 60, तो 60 ये आ जाएगा, और आधे जो होते हैं वो जनसंचार में जाएंगे, तो वही हमें फाइंड करना था, तो 60 को आधा से डिवाइड कर दें, सॉरी 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 30, इतने छात्र उसमें बढ़ेंगे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका एक कक्षा के 50 छात्रों की ऊंचाई दर्शाता है। कितने छात्रों की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 156 सेंटीमीटर से कम है? तो 151 से ज्यादा, 151 से ज्यादा कितने हैं इसमें, तो 151 से ये है 52, तो इसमें कितने हैं 4, 4, 53 में है 10, 10, और 54 में है 5, और कितने तक हमें 156 से कम है, तो मतलब 55 तक हमें कंसीडर करना है, 154 और ये 55, 155 में 12 है, ये आ जाएगा 12, अब इन्हें ऐड कर लें, तो 4, 14, 14, 5, 19, 19 और 12, 31, तो 31 ऐसे लोग हैं जो ये कंडीशन दी हुई है, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में 5 श्रमिकों का वजन दर्शाती है, तो श्रमिकों का औसत वजन कितना होगा ये फाइंड करना है। तो औसत वजन फाइंड करना है तो इसमें पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 60 और 50 110, 110 और 70 180,
180 और 50, 230, 230 और 60, 230 और 60 हो गया 290 और 5 5 यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा 300। कितने हैं? 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड किया जाएगा 60 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।